हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लास। तो आज जो हम बात करने भाई मेरे पास चैप्टर 4 है, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखो, जो सबसे पहले ना भाई जिसने इसकी पिछली क्लासेस नहीं देखी है उसको देख लेना भाई, बहुत ही ज्यादा उसमें मजेदार चीज है। तुम्हें उसको सीखना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में पता लग पाए। भाई भूगोल सब्जेक्ट ही ऐसा है जिससे तुम हर एक आपदा के बारे में जान सकते हो भाई, कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं होती, और उनके पीछे होने के कारण क्या क्या है। ठीक है, अब सुनो। जो हमारा चैप्टर है महासागर और महाद्वीप का वितरण। भाई देखो, महासागर क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होते हैं। देखो, नॉर्मली बोला जाए ना, इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते हमें सारी बात पता लग जाएगी कि महासागर किनको बोला जाता है, महाद्वीप किनको बोलते हैं। देखो, महासागर पानी का सागर, ठीक है। महाद्वीप जो जगह होती है, देखो पानी हमारे पास सागर महासागर होता है, और जो महाद्वीप है वो जगह होती है। ठीक, दो हमारी पृथ्वी दो ही तरीके से बटी हुई, एक पानी से, दूसरा धरती से। तो सागर की बात आ गई पानी, और द्वीप की बात आ गई तो धरती। ठीक है, अब सुनो। कह रहे कि महाद्वीप एवं महासागर का निर्माण कैसे हुआ है। भाई ये जो महाद्वीप बने, महासागर बने, सबसे पहले सब जगह पानी ही पानी था। ठीक है, बाद में पानी का लेवल कम हुआ, थोड़ा बहुत जम गए, उस कारण से धरती बची हुई है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले महाद्वीप एवं महासागर का निर्माण हुआ, किंतु ये महाद्वीप एवं महासागर जिस रूप में आज है उस रूप में पहले नहीं थे। भाई जैसा आज है वैसे पहले नहीं थे। ठीक है, कई वैज्ञानिकों के समय समय पर यह प्रमाणित करने का प्रयास किया गया कि निर्माण के आरंभिक दौर में सभी महाद्वीप इकट्ठे थे। भाई जितने भी जगह थी ना, वो सारे क्या एक ही जगह थे। अब बट गए ना, वो हिंदुस्तान अलग हो गया है, अमेरिका अलग हो गया है, ये कि और भी जो सब जगह क्या अलग अलग हो गए। पहले सब जगह सब कुछ एक ही जगह थे। ठीक है, अब सुनो। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। ये जो महाद्वीप है, ये जो धरती है, ठीक, ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे चली जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वैगनर ने इस क्रम में 1912 में महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। भाई उन्होंने बताया कि एक महाद्वीप एक जगह से दूसरी जगह कैसे चला जाता है। ठीक है, आप सुनो। कह रहे कि वैगनर ने यह माना कि कार्बन, देखो भाई, मतलब कि कार्बनीफेसर युग में सभी स्थल भाग एक बड़े स्थल के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। भाई स्टार्टिंग में क्या था, जितने भी जो धरती के हिस्से हैं वो क्या सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस विशाल स्थलीय भाग को वैगनर, हाँ भाई, वैगनर पेजियम नाम दिया गया। भाई देखो, ये जो पूरा जो है ना, मतलब कि एक जो हिस्सा था, मतलब कि पूरी जितनी भी धरती है वो सब एक ही जगह जुड़ी थी, और बाकी सब जगह पानी ही पानी था। इसको क्या नाम दिया भाई, इसको नाम दिया एक तरीके से ना, मतलब पेजियर का नाम दिया है। ठीक है, और इसका जो नाम क्या देखा है भाग को, वैगनर ने इसको बोलता है पेंजियर नाम दे रखा है इसको। ठीक है, अब सुनो। कह रहे कि वैगनर का विचार था कि पेंजर के कुछ भाग, वही बता दिया मैंने, पेंजर किसको बोलते हैं। पेंजर मेरे पास वो चीज है, धरती है, जब सारी धरती पहले एक जगह थी उसे क्या पेंजर बोला गया। तो कह रहे कि वैगनर का विचार था कि पेंजर के कुछ भाग भूमध्य है, मतलब कि जो धरती है उसके बीच रेखा की और खसकने लगी। धरती है उसके बीच की जो हिस्सा है ना, उस तरफ जाने लगा वो। ठीक है, फिर यह प्रक्रिया आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व अंतिम कार्बनीफेरस युग में आरंभ हुई, तक स्टार्ट हुई। भाई ये चीज कब, देखो पहले मान लो धरती, ये पूरी धरती है। ठीक है, अब क्या है, जो धरती है मान लो इस तरफ जमीन है, अब क्या हो, ये सब ना बीच का हिस्सा है। ठीक, ये सब क्या धीरे धीरे इस तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, ऐसे ऐसे जाने लगे, तो इससे क्या हो, सब कुछ ना बट गया। ठीक, फिर अब लगभग 5-6 करोड़ वर्ष पूर्व इसको बोलते हैं प्लेस्टोसीन, मतलब इसको बोलते हैं भाई प्लीस्टोसीन युग में महाद्वीप ने वर्तमान स्थिति के अनुरूप लगभग मिलता जुलता और आकार धारण कर लिया था। देखो भाई, अब क्या है, जैसे ही अभी धरती है ना, उसके ऐसा आकार उसने अपने आप धारण कर लिया। ठीक, फिर भाई अगली बात करते हैं कि कुछ पेंजे के बारे में। कह रहा आज के सभी महाद्वीप एक ही भूखंड के भाग थे, जिसे पेंजिया कहा गया, ये चीज बता चुका। फिर कह रहा पेंजिया के विभाजन से दो बड़े महाद्वीप पिंड अस्तित्व में है। देखो भाई, अब जैसा ही ये बटा, दो बड़े हिस्से बटे। ठीक है, पहले बोलते हैं उत्तरी भूखंड, दूसरे बोलते हैं दक्षिणी भूखंड। ठीक है, उत्तरी वाले बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लारेसिया, अगले बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, भाई दो नाम दे रखे इसके। फिर तो हम एक व्यवस्था अगला है जिसको हम बोलते हैं पैथालास। ठीक है, मतलब कि पैंथालास बोलते हैं कि पेंजिया के चारों ओर विस्तृत विशाल सागर को पैंथालास कहा गया। देखो भाई, धरती है, ठीक, उस धरती को क्या बोला गया था, बोलता पेंजिया। पेंजिया के चारों तक, मान लो ये धरती है, इसके चारों तरफ जो पानी है ना, इसको क्या बोलेगा भाई,
इसको उन्होंने बोल रखा है पैंथालास, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, कह रहे कि महाद्वीप के विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। भाई ऐसे कौन कौन से सबूत हैं जो कि मिले कि हाँ भाई महाद्वीप क्या बढ़ चुके थे, ठीक है। कह रहा महाद्वीप में समायता, मतलब साम्यता का मतलब है हर एक धरती एक जैसी क्यों है, जितनी भी धरती है वो सारी एक जैसी क्यों है, कहीं पे सब जगह अलग अलग क्यों नहीं, हर एक जगह मिट्टी मिट्टी क्यों है, यहाँ मिट्टी है अलग जैसी मिट्टी है सब जगह क्यों है, हर एक जगह की प्रॉपर्टी सेम क्यों है, ठीक। तो भाई वही चीज बोल रखी है, ये पहला प्रमाण है, ठीक। तो यदि हम महाद्वीप के आकार को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इनके आमने सामने की तट रेखाओं में अद्भुत साम्य देखा गया। देखो भाई जैसे मान लो कि ऐसा है, अब कोई धरती ऐसे टूटी हुई है, ठीक है, तो दूसरी धरती ऐसे ही बनी हुई है, ऐसे करके, ठीक, ऐसे बनी हुई है, ऐसे धरती बनी है और ये भी इधर करके बनी है, ऐसे बनी हुई है। तो भाई ऐसा ही क्यों है, फिर अगली ऐसे बनी हुई है, ठीक, ऐसे, तो ऐसे ही क्यों, और बीच में पानी पानी है, ये सब यहाँ पे क्या पानी पानी है, ठीक, ऐसा ही क्यों है भाई, टूटी है तभी तो बनी है वो, बना कोई रीजन थोड़ी ना बनने का ऐसा। अब सुनो दूसरा, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। भाई ये जो महासागर के जो उस तरफ जो मान लो कि समुद्र है, समुद्र के उस तरफ जितनी चट्टान पा गई है सबकी उम्र एक जैसी क्यों है, ऐसा क्यों लिखा हुआ भाई, ये सारी चट्टान एक साथ ही बनी है, ठीक है। तो क्या वर्तमान में जो महाद्वीप एक दूसरे से दूर है उनकी चट्टानों की आयु में समानता मिलती है। उदाहरण के तौर पर 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूह की एक पट्टी ब्राजील तट, मतलब कि जो जिसको बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ब्राजील तट, और जिसको बोलते हैं भाई मतलब कि जो पूर्ण अफ्रीका के तट पर मिलती है। इससे यह पता चलता है कि दोनों महाद्वीप प्राचीन काल में साथ साथ, देखो भाई ऐसा बता रखा है, एक जो व्यवस्था ना जो दक्षिण अमेरिका है और जो अफ्रीका है, ये दोनों क्या आप मतलब जो पूर्वी अफ्रीका है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका और जो पूर्वी अफ्रीका है, ये दोनों क्या आपस में जुड़े हुए थे। ये कैसे पता चलता है, दोनों की आयु से, कि हाँ भाई ये भी इसी टाइम अलग हुआ है, ये भी इसी टाइम अलग हुआ है। भाई एक तरीका है जिससे ये पता चल जाता है कि ये पत्थर कितने साल पुराना है, ठीक है, ये चीज पता चल जाता है। अब सुनो अगले हम बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं टिलाइट, ठीक है। कह रहे कि ये हिमानी कह रहे कि निक्षेपण से निर्मित आसवादी चट्टान है। भाई कुछ कुछ ऐसे चट्टान है जो कि अपने आप देश के बीच में से निकल जाती है, मतलब हट जाती है। ऐसे निक्षेपों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों से मिलते हैं जो इनके प्राचीन काल समय के साथ के प्रमाण है। भाई देखो टोटल क्या भाई 6 चीज के बारे में बता रखा है। पहला जो मेरे पास है कह रही कि प्लेसर निक्षेप, कह रही कि सोना युक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती है, जबकि प्लेसर जो निक्षेप घाना में मिलते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका कभी एक जगह थे। देखो भाई यहाँ पे ना कुछ कुछ चट्टाने ऐसी हैं जो मेरे पास क्या, देखो कह रहा कुछ कुछ धरतियां ऐसी हैं जो कि हमारे पास क्या है, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका इन जगह पाए जाते हैं। ऐसा बोलने कि एक पत्थर है वो इधर भी है और इधर भी है, लेकिन ये बहुत दूर दूर है। ऐसा क्यों है, ये पहले कभी साथ में हुए होंगे तभी तो ऐसा होगा, ठीक है। फिर अगली बात है जीवाश्मों का वितरण। जीवाश्म मतलब जो धरती के अंदर से जो निकलने वाली चीज है ना, वो चीज, जो चीज यहाँ निकल रही है वो चीज वहां भी निकल रही है। ऐसा क्यों है भाई, पहले जुड़े होंगे तभी तो निकल रही है वो चीज। कह रहा कुछ महाद्वीप पर ऐसे जीव के अवशेष मिलते हैं जो वर्तमान में उस स्थान पर नहीं पाए जाते थे। देखो भाई ऐसा बोले, एक बहुत ही बड़ा डायनासोर की हड्डियां मिली है, ठीक है, अब इसका पैर यहाँ पे है और बाकी सारा शरीर उस साइड है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, क्या काट के तो बनाया था क्या, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये सारे क्या हमें सबूत मिलते हैं, ठीक है, कि पहले धरती के आपस में जुड़ी हुई थी। फिर भाई अब कुछ बातें और है, कह रही कि वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन बलों का उत्तरदायी बताया। सबसे पहले कह रही कि वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण है। भाई देखो इसको तो ना हेडिंग बनानी तुम्हें, ठीक, 2 कारण बताए। पहले होता है पोलर फाइलिंग बल, ठीक है, मतलब कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण महाद्वीप अपने स्थान से खिसक गए। देखो पृथ्वी घूमती है तो क्या अंदर का जो हिस्सा ना वो एक जगह से ऐसे हिल जाता है। तुम कभी ट्राई मारना, मान लो कि ऐसे ना एक कोई सी ना एकदम बॉल से, मान लो आइसक्रीम की बॉल बनाना, उसको चारों तरफ घुमाने से, किसी बर्तन में डाल के उसको घुमाना, वो क्या अपना बिखर जाएगी, ठीक है, तो ऐसा होता है। फिर दूसरा इसको बोलते हैं ज्वारीय बल। पहले बोलते हैं इसको बोला पोलर फायरिंग बल और दूसरा इसका ज्वारीय बल। ये 2 बल ऐसे हैं जिसके कारण से जो धरती है वो अलग अलग हो गई है। यानी कि ज्वारीय बल सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। जो सूर्य और चांद है ना वो भी धरती को प्रभावित करते हैं, ठीक। कह रही कि इस आकर्षण बल के कारण महाद्वीपीय खंडों का विस्थापन हो सकता है। भाई सूरज
और जो चांद है भाई, इनके अंदर जो भी आकर्षण बल है, इनके अंदर भाई जो भी क्या है आकर्षण बल है, इस आकर्षण बल के कारण से ही हमारी धरती क्या है अलग अलग हुई है। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं, कह रहे कि मेंटल के धारणाओं के आरंभ होने और बनने के कारण, ठीक मतलब बनने के कारण, देखो भाई कह रहा है मेंटल में जो कह रहा है, देखो अब ना कुछ कुछ बातें और समझेंगे। देखो कह रहे कि मेंटल में संवहन धारणाएं रेडियो एक्टिव तत्व से उत्पन्न ताप भिन्नता से उत्पन्न होती है। ठीक भाई, यहाँ पे ना जो ऐसा मेंटल कह रहे कि मेंटल में संवहन ऐसा हो रहा है कि एक जगह का किसी दूसरे जगह जाके स्थापित हो जाना। तो देखो इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आगे। कह रहे कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धारणा का तंत्र विद्यमान है, रेडियो एक्टिव तत्व के कारण ही मतलब कि संवहन धारणा है। देखो भाई यहाँ बता रखा है पूरा मेंटल जो बोला ना, ये पूरी धरती को बोल रखा है। ठीक, इसमें रेडियो एक्टिव एक तरीके से मान लो एक तंत्र है। ठीक है, मेरे पास क्या है एक चीज ऐसी है जो, देखो मैं ऐसा बोल दूं कि कुछ कुछ ना एनर्जी है। ठीक है, एक प्रकार की एनर्जी है जो हर एक धरती में पाई जा रही है, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव एनर्जी पाई जाती है हर एक धरती में, और वो सारी सारी हर एक धरती पे क्यों पाई गई है, पहले वो एक जगह होगी इसीलिए पाई गई है। अब भाई अगली बात करते हैं कि मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहे कि मध्य महासागरीय कटक अटलांटिका महासागर के मध्य में उत्तर से दक्षिण तक आपस में जुड़े हुए पर्वत की श्रृंखला है जो महासागरीय जल में डूबी हुई है। देखो भाई जो इसने बोला कि मेरे पास जो मध्य महासागरीय कटक क्या है, तो ये अटलांटिका महासागर के बीच में, ठीक है मध्य मतलब बीच में उत्तर से दक्षिण तक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की श्रृंखला है, पर्वतों की सीरीज है, एक पर्वत, दो पर्वत, तीन, चार, पांच ऐसे पर्वत बने हुए। ठीक है, जो महासागरीय जल में डूबी है और भी क्या साथ साथ धरती के अंदर डूबे हुए हैं। इसी को क्या बोल रखा है, इसी को बोल रखा है महासागरीय कटक बोला हुआ। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ये क्या है। हाँ भाई, कह रहे 20वीं सदी के आरंभिक चरण में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्वीकार करने में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि विद्वान यह समझ नहीं पा रहे थे कि सियाल के बने हुए महाद्वीप सीमा पर कैसे तैरते हैं और विस्थापित हो जाते हैं। देखो भाई अब ना जो प्लेट वर्तनिक सिद्धांत है, ठीक एक सिद्धांत हमने ऊपर पढ़ा, ये दूसरा सिद्धांत है। अब जितने भी वैज्ञानिक है वो सारे के सारे एकदम बहुत ही एकदम मान लो एकदम परेशान है भाई, पानी के ऊपर इतना बड़ा पूरी इतनी बड़ी धरती कैसे तैर सकती है, जो पानी है इतनी बड़ी धरती कैसे तैर जाएगी इसके ऊपर, इस चीज से बहुत ही परेशान है। ठीक, और वो इस बात को मानने को भी तैयार नहीं कि हाँ भाई ऐसा होता है। फिर यानी कि उस समय विद्वान का यह विचार था कि भूसागरीय भू परिपाटी ब्लास्टिक स्तर का ही विस्तार है, मतलब विस्तार है। अगर देखो भाई एक नाम है आर्थर होम्स ने 1928 में ईस्वी प्रकार, अब ईस्वी में हाँ भाई मैं बताया कि भूभाग में तापमान में अंतर होने के कारण कह रहे कि भाई संवहनीय धारणाएं चलती है। देखो भाई यहाँ पे कह रहे कि एक धरती, यहाँ का तापमान अलग है, इधर का तापमान अलग है, इधर का तापमान अलग है, उधर का तापमान अलग है। भाई इस बंदे ने ये बोला कि भाई धरती के तापमान क्या अलग होते हैं। ठीक है, हर धरती का तापमान किसका तापमान क्या अलग अलग, गर्मी कहीं पे गर्मी है, ठंडी है, कहीं पे कुछ है, तो इस कारण से ये क्या एक दूसरे से संवाहित होती रहती है, एक जगह से दूसरे का जाती रहती है। ठीक है, कह रहा प्लेट, उसके बाद क्या प्लेटों को गति प्रदान करती है। इस प्रकार प्लेटें सदा गतिशील रहती है और महाद्वीप में विस्थापन पैदा करती रहती है। तो वही कह रहा भाई सबका तापमान अलग अलग है, इसीलिए क्या वो एक जगह से दूसरी जगह के हिलती रहती है। ठीक, ये दो पॉइंट मैंने बता दी कि भाई एक जगह से दूसरे के हिलने का पीछे कारण क्या है। फिर अगली बात करते हैं हमारे पास, कह रहे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में प्लेट से तात्पर्य, भाई इस प्लेट का मतलब क्या है। कह रहे कि महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना ठोस अनियमित आकार का विशाल भूभाग। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, प्लेट बोलते हैं इसको, नॉर्मली बोलते हैं। एक बड़ा सा टुकड़ा है, मान लो पूरी धरती है, या चारों तरफ पानी पानी है, बीच में धरती है। अब इसका जो टुकड़ा टूटा है ना, इसे का प्लेट बोला गया है। अब सुनो भाई जो अगली बात है, कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार 7 मुख्य एवं कुछ छोटी प्लेटें हैं। ठीक है, तो मुख्य प्लेट के बारे में बात करेंगे, फिर छोटी प्लेट के बारे में बात करेंगे। पहले बोलते हैं अटलांटिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, अफ्रीका, और इसको बोलते हैं यूरेशियाई। देखो भाई तुम देखोगे ना कि मतलब ऐसा ना गूगल पर डालना
नेम ऑफ कंट्री दैट कम अंडर अटलांटिका प्लेट, ठीक है, ऐसे डाल देना। तो मैं अपने आप पता है भाई इस प्लेट के अंदर, इस धरती के हिस्से पे कौन कौन से देश है, इस धरती के मतलब जितनी भी धरती है ना, इन सब पे कौन कौन से देश है। फिर छोटी प्लेट के बारे में अगर हम बात कर दें तो भाई पहले को बोलते हैं कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, ठीक है, अगले बोलते हैं फिलिपिन प्लेट, इसको बोलते हैं भाई कैरोलिन प्लेट, जाके इसको बोलते हैं भाई फ्यूजी प्लेट। फिर अब प्लेटों की हलचल, भाई जो प्लेटों की हलचल है एक जगह से दूसरी जगह होती कैसे, पहले बोलते हैं अब सारी सीमा, कह रहे इसमें दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग होती है, देखो ऐसे बनी हुई है, ठीक, ये पूरी धरती है, ठीक, इसमें क्या होता है, ये ना एक दूसरे से मतलब ये चली जाएगी उधर, ये प्लेट चली जाएगी उधर, ऐसा होता है, ठीक, ये प्लेट क्या एक दूसरे की उल्टी दिशा में चली जाती है। फिर कह रही कि इसमें नई परिपाटी का निर्माण होता है, इसमें क्या होता है भाई नई नई परिपाटी बनती है, इधर का अलग हो जाएगा, उधर का अलग हो जाएगा, ये मिट्टी अलग हो जाएगी, यहाँ की मिट्टी अलग हो जाएगी, ऐसा होता है। कह रहे कि इसे प्रसारी स्थान मतलब कि स्थान भी कहता है, इसको क्या बोलते हैं प्रसारी स्थान के नाम से जाना जाता है। इनका उदाहरण मध्य अटलांटिका कंटक है, मतलब कटक है भाई, जो वैसे मध्य अटलांटिका कटक है ना, ये इसी का उदाहरण है, ठीक, इसको बोलते हैं अपसारी सीमा का उदाहरण। फिर अभी सारी सीमा क्या होती है, इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के समीप होते हैं भाई, जो दो प्लेटें एक दूसरे के बहुत ही पास पास होती है। जैसे मान लो कि तुमसे एग्जांपल दे दूं मैं, जो इसमें लिखा हुआ देखो, कह रहा है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है और वह वहां भूपाटी नष्ट हो जाती है, ऐसा होता है। एक प्लेट बनी है, इस प्लेट के ऊपर कोई दूसरी प्लेट आ जाएगी, ऐसा प्लेट आ जाएगी, तो इधर की ये जो धरती है ना वाली, ये इतनी जो धरती है वाली, ये क्या पूरी पूरी खराब हो जाती है, ठीक। अब इसे बोलते हैं भाई देखो, इसे कह रहे कि इसे प्रविष्ट, इसे बोलते भाई प्रविष्ट क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है, उसको भाई मान लो कि सबकॉन्शियस जोन बोला जाता है इसको। इसका उदाहरण प्रशांत महासागरीय प्लेट है भाई, देखो जो धीरे धीरे क्या खत्म होता जा रहा है, ठीक। फिर अगली बात करते हैं, इसको बोलते हैं रूपांतरण सीमा क्या होती है, दो विवर्तानिक प्लेट जब एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाते हैं, तो देखो एक ऐसी प्लेट है, एक ऐसी, ये उधर जा रही है, ठीक है, और ये थोड़ी इधर चली जा रही है, ऐसे मतलब कि एक तरीके से मान लो तिरछी दिशा में जब चली जाती है। जब भी कोई दो देश के मान लो कि एक धरती का हिस्सा तिरछी दिशा में जाती है, हम उसे बोलते हैं, ठीक है। फिर किंतु नई प्रॉपर्टी तो ना निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, इस तरह की सीमा को रूपांतरण सीमा बोलते हैं। देखो भाई, ना तो नई जमीन बनेगी, ठीक, ना ही कोई विनाश होगा, इसे हम क्या बोलेंगे रूपांतरण सीमा। देखो भाई इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक हिस्सा क्या नीचे तरफ धंस जाता है, ठीक, लेकिन इसमें कोई सा भी हिस्सा नीचे तरफ धंसता नहीं है, इसमें क्या सब कुछ ठीक ठाक होता है। फिर नेक्स्ट मेरे पास वो बात है भाई, इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है। ये क्या होता है, प्रशांत महासागर के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखी की श्रृंखला पाई जाती है, जिसे रिंग ऑफ फायर, या देखो या तो उसको रिंग ऑफ फायर बोलेंगे, या जिसे मतलब जिसको बोलते हैं आग्नेय वलय, ये बोलते हैं, ठीक है। फिर वैगनर के महाद्वीप, हमें कह रहे हैं कि वैगनर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में बताए, मतलब कि जो अंतर है वो बता रखे हैं। दो जने हैं भाई, पहले का नाम क्या है वैगनर के महाद्वीप सिद्धांत, दूसरा इसका नाम है भाई कि विवर्तनिक सिद्धांत। इन दोनों में अंतर क्या है, देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ भाई, दो जनों ने अपने अपने सिद्धांत बताए कि भाई धरती ऐसा लग हुई, धरती ऐसा लग हुई। पहले को बोलते हैं वैगनर, मतलब कि वैगनर है, तो दूसरे का बोलते हैं विवर्तनिकी, ठीक है। इन दो जने के जो सिद्धांत है उसमें अंतर क्या है, सबसे पहला क्या है कि वैगनर की संकल्पना केवल महाद्वीप को गतिमान बताती है। भाई जो वैगनर है वो क्या बोलती है, मतलब उसका सिद्धांत क्या होता है कि जो वहां पर महाद्वीप है वो क्या है गतिमान है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, जबकि महाद्वीप एक स्थल मंडलीय प्लेट का हिस्सा है और यह संपूर्ण प्लेट गतिमान होती है। ये बोलता है, देखो वैगनर बोलता है भाई सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हिलता है, लेकिन जो दूसरा है, ठीक है, ये जो वर्तनिकी है, ठीक, मतलब जो विवर्तनिकी है, हाँ जो विवर्तनिकी है वो क्या बोलता है कि भाई पूरा का पूरा महाद्वीप हिलता रहता है, ठीक है, बस हमें पता नहीं चलता। फिर वैगनर के अनुसार शुरू में सभी महाद्वीप का एक संगठित रूप पेंजिया मौजूद था। भाई जो वैगनर है वो बोलता है स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में जितनी धरती थी ना वो सारी की सारी एक जगह जुड़ी हुई थी, ठीक है, जबकि बाद की खोज से साबित हुआ कि महाद्वीप खंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है वह भूवैज्ञानिक काल पर्यंत गतिमान थे तथा पेंजिया विभिन्न महाद्वीप खंडों के अभिसरण मतलब कि पास आने से बना था और यह प्रक्रिया प्लेटों में निरंतर चलती रही। देखो भाई
जो दूसरा क्या बोलता है, देखो पहला बंदा ये बोलता है, जो वैगनर है ये बोलता है कि भाई धरती स्टार्टिंग में पूरी पूरी जुड़ी हुई थी, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है, जो वर्तनिकी सिद्धांत है, ठीक है, वर्तनिकी सिद्धांत है, वो ये बोलता है कुछ समय के, देखो पहले जितने भी जो भी हमारे पास है कि जो भू परिपाटी है, जितनी भी जमीनें हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर बता रखा है कि महाद्वीप के जितने भी खंड है ना वो क्या है, सब कुछ अलग ही अलग थे, लेकिन कुछ समय के लिए आपस में जुड़ गए थे, ठीक। जब जुड़ गए उसको पेंजिया बोल दिया गया, ठीक, लेकिन वो हमेशा से अलग ही अलग थे, ये बता रखा है इसके अंदर। फिर वैगनर का सिद्धांत महासागर की तली की चट्टानों की नवीनता तथा मध्य महासागरीय कटकों की उपस्थिति की व्याख्या नहीं कर पाता। भाई देखो, जो हमारे पास ये जो वैगनर है, ठीक है, वैगनर का जो सिद्धांत है वो महासागर, जो पूरी पूरी जो मान लो जो पानी है उसकी जो तली की चट्टान है, जो उसके जो महासागर नीचे जो चट्टान वगैरह है, उसकी जो नई नई चट्टान बन रही है उनके बारे में कुछ बता ही नहीं पाता, लेकिन जो भाई विवर्तनिकी सिद्धांत है वो क्या इसके बारे में बता देता है, ठीक है। जबकि प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा इसकी व्याख्या संभव है। इस सिद्धांत से जो भाई देखो ये जो है ना, एक सिद्धांत है ये वाला, दूसरा सिद्धांत है ये वाला, ठीक। इस सिद्धांत की सहायता से हम बता नहीं पा रहे कि जो पानी की जो चट्टान है वो कहां से आई, लेकिन इस सिद्धांत से हम बता पा रहे कि भाई कहां से आई हो, ठीक है। फिर वैगनर के सिद्धांत महासागरीय तली के चट्टानों की नवीनता व महाद्वीप शैलों की अति पुरातनता की व्याख्या नहीं कर पाती। भाई जो वैगनर है वो नहीं बता पाता कि जो महाद्वीप है वो किस तरीके से नए नए बन के आते हैं, ठीक, ये नहीं बता पाता। लेकिन जो दूसरा वाला है जो विवर्तनिक है ये क्या है बता देता है। फिर अगला मेरे पास है कि जो वैगनर का सिद्धांत महाद्वीप के गतिमान होने के लिए, मतलब गतिमान होने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह हिलने के लिए ध्रुवीय फ्लाइंग बल तथा ज्वारीय बल का उत्तरदायी मानता है। ये जो वैगनर है ये क्या बोलता है भाई, ये जो धरती एक जगह से दूसरी जगह हिल रही है, या तो वो ध्रुवीय फ्लाइंग बल, ठीक है, या फिर ज्वारीय बल, इनकी सहायता से हिलता है, ठीक है। जबकि ये दोनों बल महाद्वीप के सरकाने में असमर्थ है। और भाई और असलियत में यह बात पता कि ये जो बल है ये धरती को हिला ही नहीं सकते, ठीक है। प्लेटों की गतिमान के कारण दुर्बलता मंडल में चलने वाली संवहनीय धारणा है जिससे हम प्लेट गतिमान रहती है। भाई देखो यहाँ पे कह रहे कि हमारे पास क्या कह रहे कि प्लेटों की गति का कारण क्या है, दुर्बल मंडल, भाई जो बहुत ही कमजोर मंडल है, ठीक है, जो बहुत ही कमजोर सी धरती है, चलने वाली संवहनीय धारणा है। भाई एक ऐसी धारणा है जिसमें पानी अपना रूप बदलता है, पानी अपनी जगह बदलता है, कहीं पानी ज्यादा होता है कहीं पानी कम होता है, लेकिन धरती वहीं की वहीं रहती है, ठीक है, ऐसा होता है। फिर भाई अगला मेरे पास है कि महाद्वीप में साम्यता को कैसे प्रमाणित किया। भाई देखो साम्यता का मतलब भाई पूरी धरती एक जैसे कैसी है, इसका प्रूफ कैसे मिला। तो वही कह रही कि सन 1964 ईस्वी में बुलेट ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से अटलांटिक के तत्वों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया जिसमें तटों का साम्य एकदम सही साबित हुआ। देखो भाई यहाँ पे ना इस बात से ये पता चला कि जो धरती है वो एक जैसी है, इससे साबित हो गया था, ठीक। अब जो अगली चीज मेरे पास है भाई, महाद्वीपीय साम्य क्या है। तो कह रहे कि महाद्वीपीय की सीमाओं में एक रूपता, मतलब कि एक जैसा दिखाई देती है। यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को यूरोप व अमेरिका की सीमाओं से मिलाया जाए तो इस सीमाओं में काफी हद तक एक रूपता दिखाई देगी। भाई ये बता रखा है कि अगर ना हम देखो, एक तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका व यूरोप व अफ्रीका, अगर इन सबकी जमीन को एक जगह मिला दें तो सब कुछ एक जैसे दिखती है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे कि मेंटल में संवहन धारणाओं के आरंभ होने और बने रहने के कारण, भाई जो मेंटल में ये जो संवहन हो रहा है धरती एक दूसरे के लिए, इसके पीछे कारण क्या है। कह रहा मेंटल में संवहन धारणाएं रेडियो एक्टिव तत्व से उत्पन्न ताप भिन्नता के उत्पन्न होते। देखो भाई यहाँ पे ना ये कह रहा है कि जो रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है, उसके कारण से जो भी ताप, जो भी गर्मी उत्पन्न हो रही है, उस गर्मी के कारण से ऐसा होता है कि भाई धरती एक जगह से दूसरी जगह हमें हिलती हुई दिखती है। पूरे मेंटल भाग में देखो, ये बोल मेंटल भाग मतलब पूरी धरती का एक हिस्सा, पूरी धरती का जो जितनी धरती ने सबको एक जगह जोड़ते हैं ना, उसे बोलते हैं मेंटल भाग। इस प्रकार की धारणाओं का तंत्र विज्ञान है। फिर
रेडियो एक्टिव तत्व के कारण ही संवहन धारणा है। भाई ये जो संवहन हो रहा है ना, मतलब कि धरती जैसे दूसरी जगह आ रही है, जा रही है, उसके पीछे क्या भाई, रेडियो एक्टिव तत्व को ही एक तरीके से मानो रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ये जो धरती एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या बोलते हैं भाई, रेडियो एक्टिव तत्व को बोलते हैं। फिर भाई अगला मेरे पास है, देखो ये चीज तो कह रही कि सागरीय अधः स्थल के विकास की परिकल्पना। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं जो सागर है, जो पानी है, ठीक है, उसका अधः स्थल मतलब कि जो उसका एक स्थल है, उसके पीछे की बात करते हैं। कह रहे कि सागरीय अधः स्थल के विकास की परिकल्पना 1961 में हेनरी हेंस ने प्रस्तुत किए। भाई किसने करी? हेनरी हेंस ने बताया कि भाई इस तरीके से पूरा पूरा सागर बना है। ठीक, कह रहे कि ऐसा उन्होंने मध्य सागरीय कंटकों के दोनों ओर की चट्टानों के चुंबकीय गुण के विश्लेषण के आधार बताया। और भाई इसने ऐसा क्यों बोला कि भाई जो धरती है शास्त्रीय एक है, उसने बोला कि उधर की धरती, उधर की चट्टान, इधर की चट्टान, दोनों चट्टान क्या सेम है, इसलिए उसने क्या बोला कि भाई जो भी इस धरती है वो क्या आपस में वो पूरी पूरी जुड़ी हुई थी। फिर हैस के अनुसार देखो भाई, हैस करेगी, हैस के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर निरंतर ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय प्रॉपर्टी विभेदन हुआ है। ऐसे नवीन लावा इस दरार को भरकर महासागरीय प्रॉपर्टी को दोनों ओर धकेल रहा है। इस तरह महासागरीय का विस्तार हो रहा है। देखो भाई इस बंदे ने बोला, जो हैस है, इसने क्या बोला कि इधर भी ज्वालामुखी है इधर भी ज्वालामुखी है, ये क्या आपस में विस्फोट होते रहते हैं और एक दूसरे को दूसरी तरफ का धक्का देते रहते हैं। इधर का ही फूट रहा है, इधर का ही फूट रहा है, दोनों तरफ के आपस में क्या गर्म होकर फूटते रहते हैं। इससे क्या होता है कि भाई एक जगह की जो धरती है वो इधर धक्का देती है, उस वाले को इधर धक्का देती है, ऐसा बता रखा है। फिर भाई लास्ट का पॉइंट है, इसमें कह रही महासागरीय परिपाटी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना तथा साथ ही साथ एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के ना सिकुड़ने पर हैस ने महासागरीय प्रॉपर्टी का क्षेपण की बात कही। देखो कह रहा है उसके अनुसार अगर मध्य महासागरीय कटक में ज्वालामुखी उद्गार से नवीन प्रॉपर्टी रचना होती तो दूसरे महासागरीय गतों में देखो विनाश होता है। यहाँ पे ये बता रखा है कि अगर एक तरफ की जो ज्वालामुखी है वो फूट का कुछ अच्छा करती है तो दूसरे के लिए क्या बहुत ही हानिकारक होती है, इसीलिए क्या है ये दूसरे से ना दूर होती है, कुछ नहीं है। भाई लास्ट मेरे पास है कि जो भूकंप व ज्वालामुखी की मुख्य तीन पेटियां हैं। भाई पहला क्षेत्र में देखो वैसे इसको पढ़ लेना, ठीक, जब कुछ बड़ी बात है नहीं, इसको 3 पॉइंट है, इसको वीडियो में पॉज कर लो, इससे पढ़ लो, तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।